स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लर्न स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनगणना और प्रतिदर्श। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। आज हम ये चैप्टर पूरा फिनिश करेंगे, ठीक है। इसका नाम है जनगणना और प्रतिदर्श। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले जान लेते हैं जनगणना और प्रतिदर्श हमारे चैप्टर का नाम है, तो हमें पता होना चाहिए जनगणना क्या होता है और प्रतिदर्श क्या होता है। तो देखिए, जनगणना होता है जनसंख्या के प्रत्येक मद को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। देखिए, जनगणना क्या होता है? जनसंख्या, जो सारी जनसंख्या है, उनको प्रत्येक इकाई या प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मद को कवर करते हुए, समझ में आया आपको? मद किसे कहा गया? या इकाई को या व्यक्ति को मद कहा गया, ठीक है। तो जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, तो उसे जनगणना कहते हैं। समझ में आया आपको? जनगणना आप लोगों समझ लेना कि लोगों की गणना होती है। जनगणना मतलब लोगों की गणना, वो बात आपकी ठीक है। जनगणना मतलब जन मतलब लोग, गणना मतलब लोगों की गणना, तो हर वो 10 वर्षों वाला होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका नाम भी जनगणना और प्रतिदर्श। तो जनगणना एक विधि है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या के प्रत्येक मद को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। मद मैंने आपको बता दिया, मद होता है जो व्यक्ति है या इकाई है, उसको कवर करते हुए क्या करते हैं? आंकड़े एकत्रित करते हैं, ठीक है। प्रतिदर्श में क्या होता है? जनसंख्या के एक भाग या उपसमूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मान लो सारी जनसंख्या रह रही है, तो उसमें से कोई एक सदस्य है, बड़ा सदस्य जैसे, तो उससे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका कोई मोहल्ला है, वहां पर एक आपने चुन रखा है विधायक, ठीक है। तो आपसे आंकड़े एकत्रित ना करते हुए आपके विधायक से आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, तो वो क्या है? एक समूह है या उपसमूह है, क्योंकि एक समूह ने ही उसे चुना है, तो उसके द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे, उसे कहते हैं प्रतिदर्श। समझ में आया आपको? लेकिन क्या होता है, एग्जाम में इन दोनों में अंतर भी पूछ लिया जाता है 3 से 4 नंबर के अंतर्गत, ठीक है। कभी 3 में भी आ जाता है, कभी 4 में भी आ जाता है, ठीक है। तो आपको इनमें अंतर भी बताना होता है, तो अंतर मैं बता देता हूँ क्योंकि आपको कोई समस्या ना हो। तो एक एक अंतर तो आपको ये लिख देना है कि इसमें जनगणना में सभी से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जनसंख्या के प्रत्येक मद से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, और प्रतिदर्श में जनसंख्या के एक समूह या एक भाग से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जब अंतर पूछा जाए तो आप उसके आगे भी बता सकते हो। देखो, नीचे लिखूंगा मैं जनगणना के और ऊपर लिखूंगा मैं प्रतिदर्श के। तो देखिए, अब जब हम कर रहे हैं सभी से आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, जनगणना में क्या कर रहे हैं? प्रत्येक मद को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि जो समय है और लागत है, समय है लागत है, वो क्या लगेगी? अधिक। समझ में आया आपको? जो जब हम सभी लोगों से मिलेंगे, क्या जब हम सभी लोगों से मिलेंगे तो हमें समय भी ज्यादा लगेगा, लागत भी अधिक लगेगी, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी चाहिए होता है। तो जनगणना में क्या होता है? समय और लागत अधिक लगता है। समझ में आया आपको? और आप इसका प्रतिदर्श का क्या कर देंगे? उसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? समय लागत कम लगती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर देखिए, अब आप लिख सकते हैं उपयुक्त, मतलब कौन से क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त मतलब कौन से क्षेत्र के लिए उचित है। तो जो प्रतिदर्श है वो तो बड़े क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि एक समूह से आंकड़े एकत्रित किए, एक व्यक्ति से एक समूह से आंकड़े एकत्रित किए, आगे चले गए। लेकिन जनगणना में सभी व्यक्तियों से बात करनी है, सभी व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो उसमें क्या लग सकता है? बहुत समय लग सकता है। तो जब ज्यादा समय लगेगा तो आप क्या करेंगे? कम क्षेत्र को ही क्या कर पाएंगे? कवर कर पाएंगे। कम क्षेत्र को ही आप क्या कर पाएंगे? कवर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? कम क्षेत्र को क्या कर पाएंगे? आप कवर कर पाएंगे। तो जनगणना में क्या होता है? कम क्षेत्र के लिए उपयुक्त है।
कम क्षेत्र के लिए, या आप लिख सकते हो सीमित। ठीक है, कोई सीमित इलाका दे दिया या क्षेत्र दे दिया, उसमें तो उपयुक्त रह सकता है जनगणना आपका, सभी लोग आप आंकड़े एकत्रित कर सकते हो। लेकिन यदि आपको एक बड़ा क्षेत्र दे दी जाए तो आप वहां से आंकड़े एकत्रित करना आपका संभव रहेगा, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है, लागत अधिक लगती है, और आपके पास समय इतना होगा नहीं, एक दिन में इतने व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ये उपयुक्त क्षेत्र के लिए, सीमित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। दूसरी बात कर लेते हैं, ये लंबे क्षेत्र के लिए या बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये है इनमें अंतर, 3 अंतर आप लिख दोगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, अंतर में आपको क्या करना होता है, एक दूसरे के विपरीत डालना होता है, एक दूसरे के विपरीत करना होता है, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपकी हिस्ट्री हो, चाहे आपका इको हो। इतना ध्यान रख लो, जब आपसे अंतर पूछा जाए तो आपको एक दूसरे के विपरीत रखना है, ये बात दिमाग में लगा लो। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और अंतर पूछा जाता है तो आपको एक चीज पता है, या एक चीज के बारे में कॉन्सेप्ट आपको पता है, दूसरे के बारे में नहीं पता, तो आप उसका विपरीत करके, उसका उल्टा करके नंबर प्राप्त कर सकते हो, और पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी कहता हूँ भाई मैं। कहीं भी देख लेना, अंतर में आपको उल्टा करना पड़ता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पूछता है कि आप, हमने बात कर ली प्रतिदर्श और जनगणना, उसमें अंतर भी समझ लिया एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिदर्श चुनने की विधियां। ठीक है, अब प्रतिदर्श मतलब एक सैंपल, अब उनको भी हम चुनते हैं तो उनकी कुछ विधियां होती हैं, उनकी मुख्य विधियां हैं 2, कौन कौन सी, यादृच्छिक प्रतिदर्श और अयादृच्छिक प्रतिदर्श। समझ में आया आपको? यादृच्छिक प्रतिदर्श और अयादृच्छिक प्रतिदर्श, इन दोनों के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। पहले जान लेते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श क्या होता है। यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है सभी के चुने जाने की संभावना समान होती है, सभी के, सभी मदों की चुने जाने की संभावना क्या होती है, समान होती है, इसे क्या कहते हैं, यादृश प्रतिदर्श कहते हैं। उदाहरण के अनुसार समझते हैं, देखिए आप एक कक्षा में बैठे हैं, यदि आपको कोई टीचर आता है, वो कहता है मुझे इसमें से 10 बच्चे सिलेक्ट करने हैं, क्यों करने हैं, गेम के स्पोर्ट्स के लिए, तो भाई सभी सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या मुझे चुनेंगे, सुनते हैं ना। जब आपसे पूछे, कोई टीचर आता है, कहता मुझे इसमें से 10 बच्चे या 5 बच्चे चुनने हैं, तो कहता क्यों, स्पोर्ट्स के लिए, या कार्य, स्कूल में कोई कार्य है, प्रोग्राम है, उसको मैनेजमेंट के लिए, तो सभी सोचते हैं कि नहीं मेरा नंबर होगा, वो सोचता है मेरा नंबर होगा, सभी यही सोचते हैं कि मेरा नंबर होगा। समझ रहे हैं आप? तो वही है, सभी के चुने जाने की संभावना समान होती है, किसी को भी चुना जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता किसको चुना जाए। समझ में आया आपको? उसे कहते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श, यादृच्छिक प्रतिदर्श। समझ में आया आपको? सभी के चुने जाने की संभावना होती है, उसमें क्या कहते हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श की 2 विधियां हैं, यादृच्छिक प्रतिदर्श की 2 विधियां हैं, कौन सी विधि, लॉटरी विधि और यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिका। इनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। जान लेते हैं लॉटरी विधि कैसी होती है। लॉटरी विधि आप जानते हैं, जैसे कोई पर्चियां बना दी गई, जितने व्यक्ति हैं पर्चियां बना दी गई हैं, उन्हें आंखें बंद करके निष्पक्ष रूप से मिलाया जाता है और वो पर्चियां उठाई जाती हैं। जो व्यक्ति सिलेक्ट होगा, जो व्यक्ति नंबर जो अंक दिए हैं वो आएंगे, तो क्या हो जाएगा, चुन जाएगा, चुन लिया जाएगा प्रतिदर्श के अनुसार। लॉटरी विधि तो आप जानते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। लॉटरी विधि में कुछ पर्चियां बनाई जाती हैं, उन्हें निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष मतलब किसी के पक्ष में नहीं, और आंखें बंद करके मिलाई जाती हैं, उसके बाद जिसकी पर्चियां निकलती हैं उसको चुना जाता है। समझ आया आपको? दूसरा है यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिका। तो जो कुछ विद्वान होते हैं, क्या विद्वान, वो क्या करते हैं, कुछ संज्ञाएं बना लेते हैं, कुछ नाम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ संज्ञा बना ली या नाम बना लिए, कोई एक चीज, या नाम या संज्ञा। अब उन पर्चियों को क्या करते हैं, वो दे देते हैं, बोलो भाई, और कुछ संज्ञाएं निश्चित कर देते हैं, जैसे मैंने कर देता हूं 9, 11, 15। अब मुझे 6 मेंबर चुनने हैं, तो मैं कहता हूं 8, 17 और 19। अब मैंने पर्चियां बनाई,
मान लो मैंने अंक लिख दिए उस पर, और मैं कहता हूं जिस व्यक्ति के पर्ची पर ये अंक आएंगे वो चुना जाएगा। तो क्या होगा, अब भाई सबके चुने जाने की संभावना समान है, क्यों, हम यादृच्छिक प्रतिदर्श की बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये विधि आती है यादृच्छिक संज्ञाओं की तालिका। तो मैंने आपको बताया ये पर्ची बनाई गई है और जो चुना जाएगा वो ये संज्ञाएं हैं। तो एक तालिका बना ली जाती है संज्ञाओं की, यह संज्ञाओं की तालिका है, और जो व्यक्ति जिसके पास ये संज्ञाएं आएंगी वो चुना जाएगा। समझ में आया आपको? ये दो विधियां हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श के अंतर्गत आती हैं। समझ में आया आपको? अब हमारा यादृच्छिक प्रतिदर्श कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे ऐतिहासिक प्रतिदर्श। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक लाइक कीजिए, एक सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहें। ठीक है, और एक शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके यार दोस्त भाई बहनों को भी इसी तरह की शिक्षा मिलती रहे, इसी तरह की पढ़ाई करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने फिर टॉपिक पर। हम बात कर रहे थे यादृच्छिक प्रतिदर्श की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श होता है सभी के चुने जाने की संभावना एक समान नहीं होती, इसका उल्टा होता है यादृच्छिक प्रतिदर्श। सभी के चुने जाने की संभावना कैसी होती है, एक समान नहीं होती। ठीक है, उसके अंतर्गत भी कुछ विधियां हैं, विधि मैंने जो लिखी हुई है 5 विधियां इसके अंतर्गत आती हैं। यादृच्छिक प्रतिदर्श के अंतर्गत 5 विधियां आती हैं, तो ये 5 विधियां मैंने लिख दी हैं, इनको हम विस्तार से समझाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। विधि नंबर 1, सुविधा अनुसार प्रतिचयन। जो अनुसंधान करता होता है वो ऐसे चयन करता है जो उसके सुविधा के अनुसार हो, जो उसे सुविधा सबसे अच्छी लगेगी उसके अनुसार क्या करता है, ये चयन करता है। समझ में आया आपको? सुविधा अनुसार प्रतिचयन, अनुसंधान करता अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है, चयन करता है। ठीक है, तो इसमें अपनी सुविधा के अनुसार करेगा, जैसे उसमें एबिलिटी होंगी, जैसे गुण होंगे, जितनी क्षमता होगी उसको ही चुना जाएगा, तो सबको तो चुना नहीं जाएगा। वही बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सभी के चुनने की संभावना एक समान नहीं होती। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सुविधा अनुसार की, उनकी जो विधियां हैं। तो जो अनुसंधान करता होता है उसमें क्या करता है, अपने सुविधा के अनुसार जो प्रतिदर्श है उसका चयन करता है। समझ आया होगा आपके? बात कर लेते हैं सहविचार की। सहविचार क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, अनुसंधान करता अपनी इच्छा अनुसार, कौन, अनुसंधान करता अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है, प्रतिदर्श का चयन करता है। सहविचार मतलब विचार से अपनी इच्छा अनुसार क्या करता है, चयन करता है। जब अपनी इच्छा अनुसार चयन करेगा प्रतिदर्श का, तो क्या होगा, इसमें पक्षपात का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पक्षपात होता है, क्यों भाई अपनी इच्छा अनुसार चुन रहा है, तो इसमें क्या होता है, पक्षपात होता है। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं इसी तरह की। तीसरा है कोटा। कोटा क्या होता है, ये भी एक विधि है। इसमें क्या होता है, कुछ निश्चित संज्ञाएं माप दी गई हैं। एक कोटा मतलब एक निश्चित संज्ञाएं फिक्स कर दी गई हैं जो उनका चयन किया जाता है। अब इसे हम जानते कैसे। कोटा में क्या होता है, जो जनसंख्या है उसको समूह में बदल देते हैं, जो जनसंख्या है उसको समूह में बदल देते हैं। उसके बाद उन समूहों से एक निश्चित वस्तुओं का चयन करते हैं, उसे कोटा कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं व्यवस्थित की। व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि, इसमें क्या होता है, इसमें क्रम अनुसार चुना जाता है। जो व्यक्ति सबसे पहले नंबर पे आएगा उसको चुना जाता है व्यवस्थित विधि के अनुसार। ठीक है, बात कर लेते हैं स्त्रीत्व की। स्त्रीत्व मतलब स्त्री के अनुसार। इसमें क्या होता है, जो जनसंख्या होती है उसे विशेषताओं के आधार पर, जो उसके गुण है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके आधार पर उन्हें विभाजित कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें उन समूहों से एक निश्चित संज्ञाओं को छांटा जाता है, उसे कहते हैं स्त्री। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं फिर आऊंगा इसी तरह की वीडियो लेकर।